हेलो, नमस्ते, जय जोहार। मेरा नाम है भोजराज बारले और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नवा बिहान छत्तीसगढ़ में। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर देवेश डहरिया जी, जो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर तो हैं ही साथ छत्तीसगढ़ के एक मशहूर लोक कलाकार भी हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। सर, अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार सब सारे दर्शक लोगों को। मेरा नाम है डॉक्टर देवेश डहरिया। पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई करी है, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ का एक लोक गायक भी हूँ। मैं बेसिकली कोरबा से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री नरेश डहरिया है, माताजी का नाम राजकुमारी डहरिया है। पिताजी पेशे से शिक्षक हैं और मेरी सारी प्रारंभिक परीक्षा जो है हायर स्कूल और हायर सेकेंडरी तक की कोरबा में ही शिशु मंदिर में हुई है। और मैं जो है एक बहुत ही निम्न मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है, जिसके बारे में भी परिचय में ही आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि चर्चा भी जस्ट शुरू हुई है, ताकि हम सभी जो है मेरे बारे में समझ सकें और भी आपसे आगे चर्चा हो सके। मेरे दादाजी का देहांत तब हो गया था जब मेरे पिताजी बहुत कम उम्र के थे। जब मेरे पिताजी ने होश संभाला तो बहुत आर्थिक तंगियों से वो जूझ रहे थे और उन्होंने अपनी बचपन से शिक्षा जो भी अर्जित करी उसने अपने दम पे अर्जित करी। उनका विद्यालय भी जो था, मैं जब गांव में जाता हूं तो मुझे गांव के लोग बताते हैं कि उनको बचपन से गुरुजी शब्द से संबोधित किया जाता है, क्योंकि उनके शिक्षक नहीं आते थे। एक गांव के गुरुजी थे, वो पढ़े रहते थे, तो पापा खुद पढ़ के जाते थे और पढ़ाते थे, तब बचपन से तो गुरुजी बोलते हैं। तो मैं इतने महान शख्सियत का बेटा हूँ और बहुत ही मेहनत करके उन्होंने एक एक रुपए जोड़ के मेरे को पढ़ाया लिखाया। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, बहुत मुश्किल से बचपने में हम लोग रहते थे। किराए के मकान में मेरा आधा बचपन बीता है। गांव पास में था, लेकिन मेरे पढ़ाई के कारण ही वो अपने आर्थिक स्थिति को कंप्रोमाइज़ करके ज़्यादा मेहनत संघर्ष करके मुझे कोरबा में उन्होंने रखा। और प्राइवेट स्कूल शिशु मंदिर उस समय रेपुटेटेड स्कूल था, उस समय उतनी सैलरी भी नहीं रहती थी, तो उस हिसाब से पापा के संघर्ष का जो मोटिवेशन मुझे बचपन से मिला, उसका मेरे पूरे ज़िंदगी के जर्नी में बहुत ज़्यादा योगदान है। हम लोग घर में वैसे 2 भाई और 1 बहन हैं। मेरी जो छोटी बहन है उन्होंने इंजीनियरिंग करी है। छोटा भाई जो है सीएसईबी में जॉब करता है और एक पहले से सामान्य स्थिति में है हम लोग। और बचपन से ही मेरा संगीत में भी रुचि रहा है। शुरू से मेरे पापा का बहुत ज़्यादा उसमें सपोर्ट भी मिला मुझे। और हमारा एक छोटा सा भी घर है वहाँ कोरबा में, पुरानी बस्ती में, वहाँ रहना होता है। गांव के बारे में मैंने जो जिक्र किया था, गांव का नाम पंडरी पानी है, जो कोरबा से उर्गा और बालको का एक बाईपास पड़ता है, उसके बीचों बीच पड़ता है। अच्छा। पंडरी पानी गांव तो उतना फेमस नहीं, उसके अगल बगल में गोढ़ी बेंदर कोना करके गांव है, वहाँ पर वो एक आदिवासी गांव है। एक्चुअली हमारे पुरखे जो हैं जांजगीर से जाके वहाँ विस्थापित होके गए थे, दादाजी लोग शायद, तो वो उस गाँव में, आदिवासी गाँव में ही बसे हुए हैं। और उसके कारण हम लोग का, मेरा बचपन तो कोरबा शहर में ही बीता है ना। वहाँ पुरानी बस्ती में मकान पहले किराए में लेके बहुत वक्त तक रहे। जब मैं 9वीं 10वीं में आया तो एक छोटा मकान लिया, भी उसको थोड़ा बना लिया। तो यही बस मेरा परिचय है। सर, आप मेडिकल की पढ़ाई किए हो, तो कब, कौन से सन में कंप्लीट हुआ और उसके बाद जॉब का क्या क्या कब ज्वाइन किए, ये थोड़ा बताइए। अच्छा, नहीं, अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरे मेडिकल के पढ़ाई के पहले जो है मैं कुछ बात आपको कहना चाहता हूँ। जी। क्योंकि हम जो है, मैं शायद आपके पास बैठा हूँ, मेरी खुशनसीबी इसलिए नहीं हुई कि मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए हुई कि मैं लोक कलाकार भी हूँ। मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जो आपसे कहना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर कैसे बना, ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। वैसे तो मेरी क्या है, स्कूली शिक्षा मैंने आपको पहले ही बताया, शिशु मंदिर में हुई। शिशु मंदिर में एक आचार्य जी थे, वहाँ आचार्य दीदी जी ऐसे शिक्षिका को संबोधित किया जाता है। पाठक आचार्य जी, उनका नाम पाठक आचार्य जी था, मेरे गुरु जी हैं। जहाँ भी अगर वो देख रहे हैं उनको तो यहीं से चरण वंदन है। उन्होंने काफ़ी योगदान दिया मेरे संगीत के क्षेत्र में
और वो क्लासिकल टीचर थे म्यूज़िक के, और उनके साथ मैं शिशु मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, प्रार्थना होते रहता है। उन्होंने जब मुझे पहचाना तो सबसे पहले एक हारमोनियम ले के मुझे सांस्कृतिक मंच में बिठाना चालू किया। तो मैं कक्षा 6वीं से मंच में बैठता था। बचपने से ही एक मुझे उनके माध्यम से, स्कूल के माध्यम से मंच मिल गया। वहाँ हर दिन सवेरे जो है प्रार्थना होता था आधे घंटे का, उसमें मैं परफॉर्म करता था हर दिन, एवरीडे। उसके साथ साथ जो स्कूल के कार्यक्रम होते थे, मतलब शिक्षा का बात किया आपने, ये ज़रूरी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर मुझे वो सानिध्य मिला, एक ग्रुप मिल गया बढ़िया। फिर भी पाठक आचार्य जी ने वहाँ पर मुझे टोका कि देखो बेटा, हम लोग क्लासिकल कर रहे हैं और इसमें आइडेंटिटी नहीं मिल पाती, जैसी आइडेंटिटी की ज़रूरत है, पब्लिक तक हम नहीं पहुँच पाते। मैं चाहता हूँ कि आप लोक कला के क्षेत्र में जाएं। तो मन में ये लोक कला था। चलिए, ये तो बात हुई, वहाँ से लोक कला की बात आई। फिर पढ़ाई करते करते जो है मैं एक गुरु पिरोहिल दास बाबा जी थे, उनके मैं सानिध्य में आया। वो हमारे समाज के बहुत अच्छे गुरु थे, है ना। गुरु घासीदास बाबा के भाई के वंशज माना जाता था उनको। तो उनके चौका मंडली में मैं जुड़ा। अब मेरे ज़िंदगी में 2 चीज़ें घट रही थी। एक तरफ से मेरी शिक्षा चल रही थी और दूसरे तरफ से मेरा साथ ही साथ संगीत भी चल रहा था। और वो मेरा स्कूल ही जो था वो मेरा प्लेटफॉर्म बन गया था दोनों के लिए। तो वहाँ पर रह के जब मैं घर आता था तो घर में भी पढ़ाई करने के बाद रात रात को चौका कार्यक्रम में चले जाता था। ऐसा करते करते मैं कर रहा हूँ। मेरे पिताजी गहराई से ध्यान दे रहे थे। उन्होंने 10वीं के परीक्षा के पहले भी नहीं टोका, परीक्षा के बाद रिजल्ट भी ठीक आया नहीं टोका, लेकिन परीक्षा के 11वीं पहुँचने के बाद उन्होंने टोका कि देखो बेटा, आप पढ़ाई आपका अच्छा है और आपकी संगीत में बढ़िया रुचि है, मैं इसको ज़रूर आपको प्रमोट करूँगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप इस संगीत के जो आर्थिक तंगी का दौर है वो देखो, क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी आर्थिक तंगी देख चुके थे। इसलिए उन्होंने वहाँ पर मुझे ये प्रॉमिस करने के लिए बोला कि बेटा, पहले कुछ अपने दम का करो, अपने आप को एक स्तर में पहुँचाओ, उसके बाद आप संगीत करना। तो मैंने उसी वक्त 11वीं में बायो लिया और डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा। डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन था जिसमें बचपन से थोड़ी सी रुचि थी और मेरी आदत रही है, मैं शुरू से अपने निर्णय खुद लेता रहा हूँ, अपने डिसीजन के हिसाब से काम करता रहा हूँ। कभी मैंने किसी से कुछ काम के लिए नहीं पूछा। तो वहाँ पर जो है मैंने इस वक्त पापा के इस बात को गहराई से समझने के बाद मैंने डॉक्टर बनने का निर्णय लिया। मुझे लगा कि शायद मुझे वो फ्रीडम भी, ये चीज़ मुझे दे सकता है, आर्थिक आज़ादी तो देगा ही और एक अच्छा प्रोफेशन भी है। तो उस समय मैं 11वीं से चालू किया और पापा के कहे अनुसार मैंने, जब तक मैं MBBS के एग्ज़ाम को मैं क्वालिफाई नहीं कर लिया तब तक मैंने फिर संगीत को भी नहीं छुआ। अच्छा। उसके बाद मेरा जो सिलेक्शन, जो तैयारी किया, उसके बाद रायपुर मेडिकल कॉलेज में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय है, छत्तीसगढ़ का सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है। वहाँ पर आप सभी की दुआओं से, ऊपर वाले की कृपा से, सभी के आशीर्वाद से मुझे मिला और ये मेरा सिलेक्शन 2010 में हुआ था और 2016 में मैं वहाँ से MBBS करके निकला हूँ। इस बीच में वहाँ पर भी शिक्षक मिले, वहाँ पर भी ऐसे मुझे प्रोफेसर्स मिले जिन लोगों ने मुझे मेरे संगीत के लिए बहुत प्रमोट किया, बहुत मोटिवेट किया। और पता नहीं, ये ऊपर वाले की कृपा है जो मुझे ऐसे लोग मिलते ही चले गए मेरी ज़िंदगी में कि मैं इस दिशा में आगे बढ़ पाया। और 2016 के बाद फिर मैं जॉब में आया तो और मुझे टाइम मिला। मेडिकल कॉलेज में रहते रहते वहाँ के सारे इवेंट में पार्टिसिपेट करता था, सब में मुझे प्रोत्साहन भी मिलता था, प्राइज़ भी मिलता था। बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स भी हम लोगों ने कराए, वहाँ भी सम्मान मिला। वहाँ रहते रहते मैंने एल्बम बनाना चालू कर दिया था जब मेडिकल कॉलेज में आया था। और पहले पंथी वाले मेरे गाने बनते थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे YouTube का जब दौर आया तब मैं छत्तीसगढ़ी एल्बम में आया। अच्छा। हाँ, जैसे जैसे मेरा संबंध बनता गया उस हिसाब से, और आप सभी की कृपा से और सभी के आशीर्वाद से ये जो मेरे गाने जो है YouTube में फिर
अभी सुन रहे हैं उसके लिए सभी का आशीर्वाद है। जी, YouTube में तो सर हमने भी बहुत सारे आपके गाने ऐसे देखे हैं जो बहुत बहुत व्यूज के साथ हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी, जी। तो मुझे तो वहीं से पता चला आपके बारे में YouTube से, जी। क्योंकि एक दो गाने मुझ तक ऐसे पहुंचे थे ना कि भाई ये कौन है यार, मतलब इतना बढ़िया। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे संपर्क होते गया और आज आपके साथ बैठा हूँ। अरे नहीं। अच्छा सर, लोक गायक होने के नाते छत्तीसगढ़ सरकार से आपके क्या अपेक्षाएं हैं? लोक गायक होने के नाते जैसे आप भी छत्तीसगढ़ से हैं जी, आप अच्छे से इस चीज़ को जानते समझते होंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है लोक संस्कृति लोक कला से भरा पूरा है जी। और यहाँ छत्तीसगढ़ की बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं और हम लोक कला से जुड़ के भी उसको सीख नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं शासन प्रशासन से चाहूँगा कि उन विधाओं को किसी न किसी तरीके से जीवंत किया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने जो उस विधा को जिसके माध्यम से जन जन तक पहुँचे। छत्तीसगढ़ में लाखों की संख्या में लोक कलाकार होंगे, लाखों में कोई बिरले सैकड़ों होंगे या सैकड़ों या 10-20 होंगे जो उन विधाओं को अच्छे जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये शासन प्रशासन से निवेदन रहेगा कि इसको जीवंत करने के लिए शासन जरूर कुछ करे और मैं दिल से चाहूँगा, क्योंकि दिल से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत वक्त से मैं हर छोटे बड़े कलाकार को देखते आया हूँ। मैं हमारे पद्मश्री उषा बारले दीदी हैं और बहुत सारे अभी के कलाकार हैं, पुराने कलाकारों बैतल राम साहू जी और है ना, बहुत सारे गायकों को मैं सुनते रहा हूँ। लेकिन जो प्रोफेशनली जो गाने बने और जो हमारी विधा थी, ठेठ विधा थी, जो हमारे लोक संगीत के वाद्य यंत्र थे, वो कभी भी कमर्शलाइज भी नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जरूर इसमें हम सभी को मेहनत करने की जरूरत है। सर, आने वाली युवा पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहोगे ताकि वो भी एक लोक संस्कृति को लेके आगे बढ़े और अपना करियर बना सके? सबसे पहले तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत सारी विधाएं हैं। कहीं ना कहीं अभी YouTube आपका जो प्लेटफॉर्म है वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें अभी अपलोड हो रही हैं। कभी कभी हमको छत्तीसगढ़ी कथा कहानियाँ भी उसमें देखने को मिलती है। कई वाद्य यंत्र के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज भी कुछ आ रही हैं, देखने सुनने को मिलती है। तो मैं युवाओं को बोलूँगा कि ज़रूर सर्च करें। आप जो भी नए कलाकार हैं रिसर्च वर्क करें। जो हम गा रहे हैं वो बस गाते बस मत रहें, वो उसकी शुरुआत क्या है, हमको अब संगीत के क्षेत्र का इतिहास भी जानने की ज़रूरत है। तो युवाओं को यही बोलूँगा। और बहुत अभी की जो भावी पीढ़ी है ये बहुत प्रकार के टेक्नोलॉजी से भी जुड़ी हुई है, नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इसकी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को बहुत डट के भिड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर, अभी तक तो हम अब हिंदी में चल ही रहे, तो अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ी में। जी जी जी। तब अब अपना बातचीत तो हो ही गया सर, तब थोड़ा बहुत हमारे बार मोर दर्शक बार थोड़ा बहुत गुनगुना भी दो आपके जो एक आठ जो फेमस गाना हुई या फिर आपके जो फेवरेट गाना हुई ना। जी जी जी। बहुत अच्छा लगिस का बाकी एक मैं डॉक्टर हूँ, मैं छत्तीसगढ़ी में अपन मरीज देखता हूँ। कभी आप लोग मौका मिली तो जरूर आप मोर हॉस्पिटल आके देखो जरूर। अब मैं तो ये वक्त के इंतजार करत रहे कि मुझे कब छत्तीसगढ़ी में बात करे के मौका मिली। तो अभी बहुत अच्छा सवाल है आपके। मैं यूट्यूब में मोर गाना मन फेमस होइस और AVM गाना यूट्यूब चैनल में संतोष कुर्रे भैया है मोर आदरणीय हैं, दास मनोहर भैया है छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े राइटर है। अभी भैया ला भी सम्मान नहीं मिल पाते, बताओ, जो जिकर हजारों गाना फेमस हो चुके हैं। वो खैर ओकर बारे में अलग से चर्चा कभी बनी तो करबो। तो दास मनोहर भैया से मोर बहुत प्रेम है और ओकर लिखे गीत है मोर सबसे ज़्यादा फेमस होते। और बहुत जन राइटर हैं, लेखक कंपोजर हैं, संगीतकार हैं, तेमन के मैं गाना गाता हूँ। अब एक कलाकार बा जो गाना जनता पसंद करते और जो गाना खुद पसंद करते हैं तेमा अंतर थे। लेकिन मैं अपना वो गाना सुनाना चाहूँ
जो पब्लिक ज़्यादा पसंद करते। वो एवीएम गाना यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके दर्शक देख सकते हैं, और जो छत्तीसगढ़ के बाहर के दर्शक हैं, आप भी यूट्यूब में एवीएम गाना यूट्यूब चैनल और देवेश डहरिया सर्च करके सुन सकते हैं। तो और आ जाना गोरी तोर नाव लगा दो, ये गाना अपना सुनाना चाहता हूँ जी। आ जाओ गोरी तोर नाव लगा दो, आ जाओ गोरी तोर नाव लगा दो, ये मोर सारी उमर माया मावो हाय तोर माया माँ, जिंदगी मोर जाए गुजर हो माया मावो हाय तोर माया माँ, जिंदगी मोर जाए गुजर। आ जाओ गोरी तोर नाव लगा दो, ये मोर सारी उमर माया मावो हाय तोर माया माँ, जिंदगी मोर जाए गुजर। आ जाओ गोरी तोर नाव लगा दो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी तक मैं सिर्फ फोन में, लैपटॉप में, यूट्यूब में देखत रहा हूँ जी, पर आज ऐसे सामने सुन के जो एक खुशी है ना, वो मजा है ना, वो अलग लेवल के हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। सर, आप सतनामी समाज से बिलोंग करते हो, तो बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों का समाज में क्या प्रभाव पड़ा है? जी, मैं बाबा जी के संदेशों का सबसे ज़्यादा प्रभाव तो मेरे खुद पर पड़ा है, और मैं जो है एक सही दिशा में कर पाया काम। जैसे कि अब व्यभिचार में नहीं पढ़ा, शिक्षा दीक्षा के साथ साथ संगीत से भी जुड़ा रहा, तो संगीत के कला के माध्यम से मैं आपको बताया भी था कि चौका मंडली में मैं घूमता था। अच्छा, ये भी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने बचपन से अभी तक सैकड़ों 300-400 तो मैंने चौका किया होगा भी। मेरा खुद का चौका मंडली भी है, जिसमें बाबा जी के संदेशों को एक नए रूप के माध्यम से किया प्रचार प्रसार करते हैं आज के वक्त में, समय में। और बाकी पंथी के माध्यम से, पंथी ग्रुप नृत्य के माध्यम से बाबा जी के संदेशों को प्रचार प्रसार किया जाता है। सबसे पहले तो जो पंथी ग्रुप हैं वो जब गाते हैं, उसको जाने समझे बिना बाबा जी के संदेश को संदेश वाहक की तरह फैला रहे हैं, वो भी बाबा जी का ही तो प्रभाव है। इसके साथ साथ हमारे समाज की पूजा पद्धति, रहन सहन में इसका बहुत ज़्यादा अंतर रहा है। एक बहुत बड़ा तबका हमारे समाज में है जो बाबा जी के सिद्धांतों को विश्व में पहुंचाने का काम कर रहा है। और जो छत्तीसगढ़, जहाँ से मैं, जिस राज्य से बिलोंग करता हूँ, इस छत्तीसगढ़ में जो एक सामाजिक समरसता है, जो बाबा जी का संदेश था मानव मानव एक समान का, इसका आज के युवाओं पर बहुत ज़्यादा असर है, सर्व समाज पे असर है। बाबा जी ने जो संदेश दिए वो सर्व समाज के लिए दिए थे, केवल उसमें हमारे समाज को नहीं वरन पूरे छत्तीसगढ़ के हर समाज में इसका असर है। इवन अभी धीरे धीरे जो इसके कारण जो छत्तीसगढ़ में पंथ परंपरा का जो प्रचार हो रहा है, जैसे कि बाबा जी का एक पंथ है, इसके साथ साथ यहाँ कबीर पंथ भी है, वो भी फैल रहा है। तो कहीं न कहीं उसमें बाबा जी के संदेशों का बहुत बड़ा योगदान है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे आप एक चिकित्सक हो, आपका खुद का हॉस्पिटल है, तो एक हेक्टिक शेड्यूल तो रहता ही होगा, तो उसके साथ साथ आप म्यूजिक के लिए, अपने कला के लिए कैसे टाइम मैनेज करते हो? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। वक्त सभी के पास 24 घंटा है, और उसी 24 घंटे के सही इस्तेमाल से कोई फ़कीर बन जाता है, कोई अंबानी अडानी बन जाता है। तो बिल गेट्स का एक वक्तव्य था जो मैंने स्कूल में सुना था, उसको समझने का बहुत कोशिश किया कि हम जो बनेंगे हमारे एक एक मिनट के सही इस्तेमाल से बनेंगे। मैं अपने समय को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से एक एक वक्त का इस्तेमाल करने का कोशिश करता हूँ, और उसमें समय, मेरा प्रोफेशन इतना ज़्यादा इमरजेंसी आपातकालीन सुविधा वाला विभाग है, और मैंने अपना हॉस्पिटल भी इसीलिए चुना। अगर मैं नौकरी करता तो नहीं कर पाता। मेरा अपना खुद का हॉस्पिटल, मेरा एक टीम है,
कुछ काम वो मैनेज कर लेती है और डॉक्टर्स हैं मेरे पास। उसके बाद जो वक्त बचता है मैं महीने में एक वक्त निकाल लेता हूँ कि मुझे 4 दिन ये करना है। उस हिसाब से वक्त मैनेज हो जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। कोई भी कर सकता है, ये कोई आसान बात है। जी जी। क्या है सर, अभी के समय पे ना, जैसे मैं खुद को इंक्लूड करके बोलूँगा कि मेरे जनरेशन के लोग को जो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम होता है ना, वो टाइम मैनेजमेंट का होता है। मेरा सवाल इसीलिए था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे ही हम सीखना चाहते हैं। जी जी जी। आपको एक बात बोलना चाहूँगा, हम लोग अपने दिन का 24 घंटे का, मुझे ऐसा लगता है आज की पीढ़ी जो है 2 से 3 घंटा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। आश्चर्य लगेगा आपको शायद, क्योंकि हम लोग दिन में वक्त का गलत इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। सही इस्तेमाल के बारे में नहीं सोचते, हम गलत इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। क्योंकि हमारा अब ऐसे आप युवा पीढ़ी की बात करें, सबसे ज़्यादा हमारा वक्त चला जाता है मोबाइल में। एक एवरेज गिरे से गिरे हालत में 3 घंटा हम मोबाइल में लगाते हैं। ठीक है, मोबाइल में हम जो है बहुत सारे शैक्षणिक चीज़ें सीखते हैं, हम अपने सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, बहुत सारे आजकल काम भी इसी से होते हैं, मल्टीमीडिया। फिर भी जो मोबाइल का सकारात्मक यूज करने वाला भी एक बार इंस्टाग्राम चला लेगा, एक बार फेसबुक चला लेगा, और वो हर 10 मिनट में करेगा। तो और वो ऐसा काम है कि जिसको किसी के साथ भी किया जा सकता है, मतलब कोई और काम करते भी किया जा सकता है, आज सभी करते हैं। तो उस हिसाब से हम किसी से मिलने जाते हैं तो बात हमारा जो मुद्दा है वो क्लियर नहीं रहता। एक दूसरा मामला है कि हम किससे क्यों मिलने गए। हम आम के बात करने गए थे, आम के बारे में, लेकिन हम वहाँ सेब और ये सब की चिंता करने के बाद आखिरी में तो वो जो वक्त है ये बहुत छोटे छोटे वक्त है जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। हमको सोचना है बस, बहुत सिंपल बात है। सर तो अब आखिरी कड़ी में आते हैं और हमारे दर्शकों को कुछ आप संदेश देना अगर चाहो तो। जी, मैं सभी से को संदेश देते हुए ये निवेदन करना चाहूँगा कि आज की जो पीढ़ी और स्पेशली मल्टीमीडिया के ज़माना के आने के बाद, टीवी सिनेमा आने के बाद, जो सबसे ज़्यादा जिस रास्ते में भटक रहे हैं वो नशा के क्षेत्र में है, और युवाओं में बहुत तरह का भटकाव है, उसको एक सही दिशा नहीं मिल पा रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे मित्रगण हैं, साथीगण हैं, वो इस चीज़ से बचें, किसी गलत संगति से बचें, सीखने का ज़्यादा कोशिश करें। आज हमको ज्ञान YouTube से भले मिल रहा है, हमको किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमको ज़रूर वक्त निकाल के, चाहे हम एक छोटी किताब पढ़ें, क्यों ना पढ़े, छोटा से छोटा कुछ क्यों ना पढ़े, कभी कोई कथा कहानी क्यों ना पढ़ ले, कोई चुटकुला ही क्यों ना पढ़े, ज़रूर किताब पढ़ना चाहिए। बस यही संदेश देना चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमको ज्वाइन करने के लिए और हमारे दर्शकों को एक अच्छा संदेश देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दर्शकों को आपके ज़िंदगी के बारे में जान के, आपके पूरे करियर के बारे में जान के बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। मुझे तो मिला ही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय जोहार। जी, जय जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी।